Namaste everyone, this is Aarti and you all are watching Hari Educations. So students, जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसको कंक्लूड करके आप लोगों को समझाया था। और अपने इस वीडियो में अभी मैं आपको करवाने वाली हूँ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो कोई भी टेंस करवाने से, जैसे कि मैं आज सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, तो कोई भी टेंस करवाने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें करवाऊंगी जिनका थ्रू आउट टेंसेस बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, दो ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनको आपको थ्रू आउट टेंसेस आपको यूज़ करना है, और वहीं से आपको पता चलेगा कि आपके सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वो दो चीज़ें क्या हैं, मतलब वर्ब है। पहले तो मैं एक सिंगल चीज़ बताती हूँ जो थ्रू आउट टेंसेज आपको यूज करनी है, वो है वर्ब। ठीक है, अब वर्ब जो है, वर्ब भी दो टाइप की होगी जो आपको टेंसेस के दौरान यूज करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ देम इज मेन वर्ब एंड सेकेंड ऑफ देम इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग क्या है, फर्स्ट इज मेन वर्ब and second one is helping verb। ठीक है, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टेंसेस के दौरान यूज़ करनी है और इनका ही काम है एक्चुअल टेंसेस में। ठीक है, अगर ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ज़रा सी भी ऊपर नीचे होती है तो वहीं पे आप लोगों की ज़्यादातर मिस्टेक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम इसी को समझ लेंगे कि कहाँ पे आपको मेन वर्ब कैसे यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करनी है, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, कौन से टेंस में कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं मेन वर्ब। ठीक है, तो मेन वर्ब को करते हैं अभी हम डिस्क्राइब। क्या करेंगे अभी हम, मेन वर्ब। ठीक, ओके, तो मेन वर्ब की जनरली आप लोगों ने मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स ही की होंगी स्टार्टिंग से, लेकिन आजकल मेन वर्ब की 5 फॉर्म ली जा रही हैं। ठीक है, ड्यू टू सम ग्रामेटिकल चेंजेस आजकल जो हैं वो वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं। ठीक है, हमने अपने टाइम में वर्ब की 3 फॉर्म्स को ही पढ़ा था, लेकिन पढ़ी तो हमने भी थी वर्ब की। अगर हम बेसिकली अगर सोचें तो जो आपका मेन वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में से निकली है आपकी V4, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से ही निकली है आपकी वर्ब की 5th फॉर्म। ठीक है, तो अब जो आपकी वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं वो क्या है, आपकी 5 फॉर्म्स V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, तो V1 क्या है, ठीक है, जो आपका बेस फॉर्म है, जो आपका रूट फॉर्म है, वो क्या है आपका V1। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पे होगा, आपका प्लूरल, आपका यूज होगा इसका प्लूरल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, अब V2 का यूज कहाँ पे होगा आपका, V2 का यूज होगा आपका सिंपल पास्ट में। ठीक है, V3 मीन्स V3 होगा आपका सिंपल, वेट अ मिनट, V3 होगा आपका पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है। V4 होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 होगा आपका सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब ये जो आपकी V1 है, V1 को आप रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या क्या बोल सकते हैं आप इसको? रूट फॉर्म, बेस फॉर्म और इंफिनिटिव वर्ब। ठीक है, इंफिनिटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका V1। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक वर्ब लेते हैं हम, जैसे कि मैंने वर्ड ले लिया यहाँ पे वॉक। वॉक इसकी सिंपल पास्ट फॉर्म होगी वॉक्ड, V3 will be again walked. Okay, V4 will become W-A-K-I-N-G and V5 will be walks. अब अगर आप यहाँ पे चेंजेस देखें, तो यहाँ पे है आपका सिर्फ ये चेंज और यहाँ पे है आपका सिर्फ ये चेंज, मतलब ये वाला और यहाँ पे है ये वाला। यहाँ पे है ING ऐड हुआ है और यहाँ पे ऐड हुआ है S। ठीक है, अगर आप इसको निकाल दें तो यहाँ पे भी वॉक बचता है और यहाँ पे भी वॉक बचता है। तो कंक्लूजन इज दैट कि आपकी जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है V1 है, उसी में अगर आप ING को ऐड कर देंगे तो योर देन V4 विल बिकम, ठीक है, आपका जो V4 है वो आपकी निकल के आ जाती है अगर आप बेस फॉर्म में ING का यूज कर देते हो। सिमिलरली अगर आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में ही आप S का यूज कर देते हो तो आपकी बन जाती है V5, दैट इज सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। ओके, अब ये तो था आपका वर्ब्स के बारे में, आई मीन मेन वर्ब्स के बारे में। ठीक है, मेन वर्ब्स के बारे में। अब हम चलेंगे हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी, किसके? टेंसेस के जब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी तब आपको ये V1, V2, V3, V4, V5 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हमने कर लिया है। ठीक है, अभी हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स, एक्चुअली यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब ड्यूरिंग टेंसेस। कौन से टेंस में आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वो देखेंगे अभी हम। तो देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ टेंस इज प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं वो होती हैं, फर्स्ट वन इज डू डज। ठीक है, सेकेंड वन इज एम आर, and the next is has, have, has, have, has, have। ठीक है,
पास्ट टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो आप? पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो आप। इसी की अगर पास्ट फॉर्म देखें तो डिड, ठीक है। इनकी पास्ट फॉर्म्स देखें तो वॉज, वर, वॉज या फिर वर, ठीक है। और नेक्स्ट इज हैड, ठीक है। और एज फार एज फ्यूचर टेंस इज कंसर्न, फ्यूचर टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो। फ्यूचर टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हो दोज आर विल, शेल, विल हैव, शैल हैव, ठीक है। टेंस के अकॉर्डिंग में इसमें विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये सब भी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखो, अब हम देखेंगे कि आप डू का यूज कहाँ पे करते हो और डज का यूज कहाँ करते हो, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप डू का यूज करोगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो डू का यूज करो। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने यहाँ पे। इफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे डू, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप डज का यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप आर का यूज करोगे कंटिन्यूअस टेंस में, और सब्जेक्ट आपका अगर सिंगुलर हो तो आप इज का यूज करोगे। क्या बोला? सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आर, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो इज। कहाँ पे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब देखिए, अब यूज देखेंगे हम हैज और हैव का। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप हैज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो आप हैव का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे ये जब पास्ट टेंस करवाऊंगी तब मैं क्लियर करवाऊंगी आपको। अभी आप प्रेजेंट का ही देखो, प्रेजेंट का मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, हेल्पिंग वर्ब का यूज, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं आगे। होप सो कि आपको यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब समझ आया होगा। नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है अब यहाँ पे? अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज होता है, वहां पे बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। तो देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का यूज कब होता है, ठीक है, और कब नहीं होता है, ठीक है। कहाँ पे एस का यूज होता है, कहाँ पे ई एस का यूज होता है, और कहाँ पे आई ई एस का यूज होता है, ठीक है। ये भी देखेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो हम यूज देखते हैं हम एस और ई एस का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नमिता इज, प्रेजेंट
सेंटेंस है ये। नमिता ड्रिंक्स tea every day, right? Namita drinks tea every day. तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने एस का यूज किया, ठीक है। अब आप एस का एस या फिर ई एस का यूज कहाँ पे करते हो? एस या फिर ई एस का यूज आप वहां पे करते हो जहां पे आपका सब्जेक्ट एक तो सिंगुलर होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट ही आपका थर्ड पर्सन भी होता है, ठीक है। वहां पे आप एस या फिर ई एस का यूज करते हैं। कहाँ पे एस का यूज करते हैं, कहाँ पे ई एस का यूज करते हैं, ये भी बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। क्योंकि नमिता यहाँ पे सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, इसीलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे एस का यूज किया। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। I live at रामनगर, ठीक। क्या है एग्जाम्पल? आई लिव एट रामनगर। अब आप ये कहोगे कि आपको ये लगेगा कि आई तो यहाँ पे सिंगुलर है, मतलब आई यहाँ पे सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, आपको ये लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, बट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होने के साथ साथ थर्ड पर्सन भी होना चाहिए। सिंगुलर तो है बट थर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज नहीं किया, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे? दूसरा रीजन ये है कि जो आपका आई है, ठीक है, जो आपका आई है, जब आई को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है तो आई के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाता है, दैट इज अ फैक्ट। ओके, याद रखिएगा कि आई को जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं कहीं भी, तो आप वहां पे हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक। दूसरी बात, आई के साथ अगर आपको सेंटेंस में यू एज अ सब्जेक्ट मिलता है तो वहां पे भी आप प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हो, प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हो, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे कि अभी हमने ये देखा कि कहाँ पे एस और ई एस का यूज होना है और कहाँ पे नहीं होना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कहाँ पे आप एस का यूज करोगे, कहाँ पे आप ई एस का यूज करोगे और कहाँ पे आप आई ई एस का यूज करोगे, ठीक है। तो अभी वो देखते हैं हम। ठीक है, ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, वेयर टू यूज ES। ES का यूज कहाँ पे करना है आपको? तो जहाँ पे आपको एक्शन वर्ड के साथ, वर्ब के साथ, ठीक है, जो भी आपका एक्शन वर्ड होता है, जो भी आपका मेन वर्ब होता है, उसके एंड में आपको अगर क्या क्या मिले, अगर उसके एंड में आपको SH मिले,
ठीक है, CH मिले, ओके, डबल S मिले, ठीक है, O मिले या फिर X मिले, ये सारे वर्ड्स अगर आपको मेन वर्ब के एंड में मिलते हैं तो आपको वहां पे ऐड करना है ES, वहां पे आपको यूज करना है ES, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर टू यूज S। Where to use S। S, अब आप S का यूज कहाँ पे करेंगे? तो इसका क्या है, जब आपको मेन वर्ब के एंड में, एक्शन वर्ड के एंड में आपको कोई कॉन्सोनेंट मिलता है तो वहां पे आप सीधे सीधे S ऐड कर दो। क्या मिलता है एंड में, when the verb ends with any of the consonant, ठीक है, तो वहां पे आपको सिर्फ S का यूज करना है। क्या मिले आपको कॉन्सोनेंट, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है S का यूज कर देना है, ठीक है। अब अगर आपको वर्ब के एंड में, अगर आपको वर्ब के एंड में Y मिले, ठीक है, और Y से ठीक पहले वाला जो आपका लेटर है वो आपका वॉवेल हो, वो आपका वॉवेल हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तब भी आपको सीधा Y के बाद सीधा S ऐड कर देना। वो जो आपको वर्ब मिली होगी, वो जो आपको एक्शन वर्ड मिला होगा सेंटेंस में, और एंड दैट वर्ड एंड्स विद Y एंड ऑल्सो कंटेन्स a vowel before it, then you need to add only S after Y, ठीक है, ओके। अब क्या है, कहाँ पे आपको IES का यूज करना है, ठीक है। if verb, if any of the verb ends with, if any of the verb ends with Y से एंड हो रहा है आपका कोई वर्ब, ठीक है, और उससे पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट, पहले तो मैंने आपको बताया कि सीधे अगर आपको कॉन्सोनेंट मिलता है तो आपको S का यूज करना है, Y से पहले अगर आपको वॉवेल मिलता है तब भी आपको S का यूज करना है, लेकिन अगर आपको Y मिले किसी वर्ब के एंड में और उससे पहले आपको कोई कॉन्सोनेंट मिले तो आपको Y को रिमूव करके IES का यूज करना है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल द यूजेस ऑफ, मतलब आपको कहाँ पे ES लगाना है, कहाँ पे IES लगाना है और कहाँ पे आपको S लगाना है, मैंने आपको भी बता दिया है। तो अभी लेट्स टेक डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो अभी करवाऊंगी मैं आपको। तो प्रेजेंट टेंस में क्या है, क्या होता है आपका प्रेजेंट टेंस, अगर आप देखें, हेयर स्टेट ऑफ एन एक्शन इज नॉट डेफिनेट, ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक्शन हुआ होता है उसकी स्थिति का पता ही नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए इट इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे 4 मेन यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या करेंगे, 4 मेन यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो वो 4 मेन यूजेस क्या हैं आपके, ठीक है, 4 मेन यूजेस क्या हैं आपके। फर्स्ट वन इज हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन, मार्कर चेंज कर रही हूँ मैं। First one is habitual action and routine.
सेकेंड वन इज परमानेंट सिचुएशंस. Permanent situations. Okay. Third one is facts. And the fourth one is state and state या फिर state और state verb. State verb. Right? तो ये 4 यूजेस देखेंगे अभी हम. ठीक है, ये 4 यूजेस देखेंगे. तो क्या है हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन. ठीक है, हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन के अंडर अगर हम देखें तो अगर मैं यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे. इसका एग्जाम्पल है ये क्या है, I drink tea every day. ठीक है, तो अभी देखिए अगर हम यहाँ पे टाइमलाइन पे देखें, मैं आपको टाइमलाइन बनाती हूँ. यहाँ पे टाइमलाइन पे अगर हम देखें आपका पास्ट, नाउ एंड फ्यूचर. ठीक है, तो अभी देखो आई ड्रिंक टी एवरी डे. क्योंकि मेरी आदत है चाय पीना. ठीक है, और यहाँ पे देखो अब मैंने चाय जो है मैं पहले भी पीती थी, अभी भी पीती हूँ और आगे भी पीती रहूंगी. ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस में हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन जैसी सिचुएशंस में हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है चाय पीना, ये मेरी हैबिट है, और क्योंकि मैं रोज पीती हूँ ये मेरी रूटीन है. ठीक है, नेक्स्ट इज परमानेंट सिचुएशंस. ठीक है, परमानेंट सिचुएशंस. अब अगर हम परमानेंट सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे परमानेंट सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, परमानेंट सिचुएशन का एग्जांपल है माय फादर lives in US. ठीक है, अब देखो परमानेंट सिचुएशन. अब मैं अगर यहाँ पे माय फादर इज लिविंग इन यूएस अगर लिख देती, ठीक है, सेंटेंस होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर नहीं होता. प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अगर आपको इस सेंटेंस को लिखना है तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे. आपको यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यहाँ पे V5 ही यूज करना पड़ेगा. क्योंकि अगर यहाँ पे लिविंग का यूज कर देती हूँ मैं, then that will not remain a permanent situation. Then if I will use here the living. अगर मैं lives की जगह living यूज कर देती हूँ तो जो आपकी सिचुएशन है वो टेम्परेरी सिचुएशन काउंट होगी, फिर वो कंटिन्यूअस टेंस में आएगी. बट अभी हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिव के साथ एस का यूज किया और मैंने यहाँ पे V5 का यूज किया. ठीक है, तीसरी कंडीशन है हमारी फैक्ट. ठीक है, और इसको भी अगर आप टाइमलाइन पे देखते हैं तो मेरे जो पापा हैं वो एक परमानेंट सिचुएशन है, तो वो पहले भी यूएस में रहते थे, अभी भी यूएस में रह रहे हैं और आने वाले टाइम में भी यूएस में ही रहेंगे. तो मतलब जब हमें परमानेंट सिचुएशन को दिखाना हो तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं. जब हमें हैबिचुअल एक्शंस एंड रूटीन्स को दिखाना है तब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज करते हैं. ऑन द अदर हैंड जब हमें फैक्ट्स के बारे में बताना है तब भी उन सेंटेंसेस में भी हम जो टेंस यूज करते हैं दैट इज ऑलवेज यूज्ड एज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, तो अभी हम फैक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं. एक
फैक्ट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। तो फैक्ट्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज विच इज सन rises in the east. Okay, sun rises in the east. ठीक है, तो अब जो आपका सनराइज होगा वो ईस्ट से ही राइज होगा, वो वेस्ट से कभी भी राइज नहीं होगा. दैट इज द फैक्ट. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. 2 + 2 2 + 2 equals 2 + 2 equals 4. Equals 4. 2 को अगर 2 से प्लस करेंगे तो 4 ही आएगा, 5 तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं आएगा, 8 तो नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज water boils at 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो all these facts are not personal situations. आपको आपके पर्सनल इश्यूज के बारे में नहीं बता रहे हैं ये फैक्ट, ये आपको बता रहे हैं पूरी दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में और नेचर के बारे में. और ये जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स ही रहेंगे. इसीलिए इस तरह के फैक्ट्स के सेंटेंसेस में भी जो टेंस यूज होता है दैट इज ऑलवेज यूज्ड एज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके, now the last is state or state verb. अब इसमें क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा. क्या है स्टेट एंड स्टेट वर्ब्स. ठीक है, स्टेट एंड स्टेट वर्ब्स. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दिखाई जाती है स्थिति अवस्था. ठीक है, क्या दिखाई जाती है, स्थिति अवस्था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, आई वॉन्ट एन आइसक्रीम. आई वॉन्ट एन आइसक्रीम. ठीक है, ओके. सिमिलरली अगर मैं दूसरी साइड लिखूं, I drink tea. ठीक है, I drink tea. अब क्या है, अब यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा, क्या है यहाँ पे. अब अगर मैं यहाँ पे want का wanting कर दूं तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आई एम वॉन्टिंग एन आइसक्रीम तो गलत होगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई एम ड्रिंकिंग टी. ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा, ये करेक्ट होगा. क्यों होगा करेक्ट, क्यों होगा करेक्ट, क्योंकि जो आपका वांट है, वांट क्या है, वांट जो है आपका स्टेट है. ठीक है, ड्रिंक जो है आपकी एक्टिविटी है, एक्शन है. ठीक है, ओके. वांट क्या है, स्टेट है. ठीक है, तो आप स्टेट को जब आप जो स्टेट है तो स्टेट में एज अ स्टेट जो आपकी वर्ब्स होती हैं वहाँ पे आप उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते. लेकिन जो आपकी एक्टिविटी है, एक्शन फॉर्म है, उसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये था आपका स्टेट के बारे में.
ठीक है, स्टेट और स्टेट वर्ब। तो क्या है कि जो आपका जो आपके ये वाले वर्ब होते हैं, ठीक है, ये एक्टिविटी वाले वर्ब होते हैं, वहां पे क्या होता है कि वर्ब क्या होता है कि एक्चुअली एक्शन हुआ होना एक्शन होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जहां पे एक्शन हुआ है वो है आपका एक्टिविटी, और जहां पे एक्शन नहीं हुआ है वो है आपका स्टेट, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपके वर्ब्स होते हैं जिनको आप जिनमें आपको आप स्थिति दिखाते हैं, जिनमें आपको स्थिति दिखाई देती है। लेकिन कुछ वर्ब्स जो होते हैं वहां पे आपको एक्शन दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम ing का यूज करते हैं तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम ing का यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है। और स्ट्रक्चर के बाद, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है? स्ट्रक्चर रहता है आपका सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस S और ES एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव के अंदर आपका क्या स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट प्लस, नेगेटिव के अंदर क्या स्ट्रक्चर रहता है आपका? सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू या फिर डज, ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके। अब इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। यहाँ पे इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर रहता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इंटेरोगेटिव में यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या आएगा? डू डज, ठीक है, देन सब्जेक्ट, आफ्टर दैट यहाँ पे मैं हेल्पिंग वर्ब बना रही हूँ, यहाँ पे आपका V1 आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका डू डज, इंटरोगेटिव्स में आपके हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं, ठीक है। डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देन V1, ओके, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट इंटरोगेशंस, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही काफ़ी है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए इसके एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।